हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, तो बच्चों मुझे एक बार बिल्कुल सही सही बताओ ईमानदारी से, किस किस ने पूरा रिवाइज किया था थ्योरी? किस किस ने थ्योरी रिवाइज की थी जो मैंने वो कल पढ़ाया था, स्टैंडिंग वेव? भाई अब जिसने नहीं की उसको फिर आज की क्लास में बहुत दिक्कत आने वाली है। आज बच्चों मैंने घर पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली ना मेरे घर पे सोलर हीटर लगा हुआ है, तो वो मतलब सीधा सन से पानी गर्म होता रहता है। तो 90% ऑफ द डेज तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप गर्म पानी आता है। लेकिन 10% ऑफ द डेज जब ऐसे होते हैं, जब बिल्कुल धूप नहीं आती, तो उसमें गर्म पानी तो होता नहीं। अब वो आदत भी नहीं है गीजर ऑन करने वाली, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर उस दिन हमेशा पंगा पड़ता है कि जब सोचो कि तैयार होना है तब पानी गर्म नहीं होता। एंड क्योंकि वो सोलर वाला है तो वो सेंट्रल हीटर है, तो वो मतलब पूरे घर में एक बड़ा गीजर लगा हुआ है। तो मतलब अगर धूप नहीं है तो आपको वो सेंट्रल गीजर ऑन करना पड़ता है, तो जिसको मतलब गर्म होने में फिर घंटा लगता है मिनिमम। तो मतलब अगर आपको टाइमली ख्याल नहीं आया गीजर ऑन करने का, तो फिर मतलब 1 घंटे से तो डिले हो गया आपका सारा प्लान। तो आज फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करके उसको ना एक मोबाइल ऐप के साथ कनेक्ट किया है, कि उसमें शेड्यूल कर सकते हैं कि आपने फिक्स कर दिया कि हर रोज सुबह अपने आप 7 बजे गीजर ऑन हो जाए, 9 बजे गीजर ऑफ हो जाए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सक्सेसफुल अभी मतलब ना जस्ट अभी मैंने 2 मिनट पहले ही खत्म किया था वो। तो अब सक्सेसफुल इस तरह नहीं मुझे पता कि वो घंटे बाद पता चलेगा ना कि पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ। मतलब इतना है कि अब ऐप से सारा कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो आजकल चीजें करनी आसान है, एक्चुअली नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप अप्लाई करो, बन जाता है काम। बच्चों कौन सा पार्ट का था मैंने? मैंने ना बाद में रियलाइज किया, एक्चुअली मुझे लगा था कि आज क्लास नहीं है, अपनी क्लास कल है। तो आई थॉट कि मैं तो उस हिसाब से डबल काम दिया था। तो मैं कहा चलो अब देखी जाएगी। हाँ जी, एक्सरसाइज 0 ई पार्ट बच्चों। एनी डाउट? सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, यहाँ पे ना आपको डायरेक्शन दी हुई है, जे कैप दिया हुआ है।
तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो वाई एक्सिस में हो रही है। कॉस के अंदर टर्म एक्स की है, तो मतलब वेव जो है वो एक्स में ट्रैवल कर रही है। तो बताओ ये कैसा केस हुआ, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स हो गया है ना। और इक्वेशन से हमें क्लियरली ये तो दिख ही रहा है कि ये स्टैंडिंग का है, राइट। तो सी आंसर आ गया, सॉरी डी आ गया। और कोई क्वेश्चन बचो? एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर सेवंथ क्वेश्चन का इन्होंने ए भी दिया हुआ है आंसर, तो ए क्यों आएगा? अब सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नियरेस्ट एंटी नोड इज 20। मैं सेकंड क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। देखो जे कैप दिया हुआ है, राइट, जे वेक्टर लिखा हुआ है, तो उससे क्या पता चल गया हमें कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो वाई डायरेक्शन में हो रही है। कॉस के अंदर जो टर्म है वो एक्स है, तो इससे ये पता चल गया कि जो वेव है वो एक्स में ट्रैवल कर रही है, राइट। तो वेव एक्स में है, डिस्प्लेसमेंट वाई में है, तो इसलिए ट्रांसवर्स हो गई। सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड नियरेस्ट एंटी नोड इज 20, तो वेवलेंथ क्या हो गई? 80 हो गई। तो आपको ये पता चल गया कि जो वेवलेंथ है दैट इज 80, राइट। ऐसे बना दिया मैंने एक वेव। अब आपको ये कहा है कि दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में सेपरेशन 60 सेंटीमीटर है, राइट। तो अब आप देखो बच्चों, वो जो 60 सेंटीमीटर है वो ऐसे भी हो सकता है कि एक पॉइंट ए यहाँ पे हो और बी यहाँ पे हो, और वो इस तरह से भी हो सकता है कि सी और डी हो, राइट। तो अगर वो दो पॉइंट्स मेरे ब्लू वाले हैं तब तो फेस डिफरेंस पाई हो गया, और अगर वो दो पॉइंट्स रेड वाले हैं तो फेस डिफरेंस 0 हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। सर वो मैं ना वेवलेंथ 40 ले गया था गलती से। एट्थ क्वेश्चन बच्चों, एकदम ना पढ़ के मिसलीडिंग लगता है वेलोसिटी ऑफ वेव, तो एक्चुअली वो लिखा ऐसे ही होता है, बट इसका मीनिंग ये होता है कि जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट वेव थी, मतलब जिस वेव से स्टैंडिंग वेव बनी थी, आप उसकी वेलोसिटी बता रहे हो, ठीक है। तो वो उसी ओमेगा बाय के से निकल आएगी नॉर्मल, बट लेट्स अंडरस्टैंड कि वो स्टैंडिंग वेव की वेलोसिटी नहीं, राइट। एक्सरसाइज 1 बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, which property makes difference between progressive and stationary? बच्चों progressive means traveling, ठीक है। स्टेशनरी तो हमें पता ही है स्टैंडिंग। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एम्पलीट्यूड तो दोनों में ही होता है ना, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी है, दोनों का ही कुछ ना कुछ फेज भी है। मेन फर्क किस चीज का है? प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि ट्रैवलिंग वेव में तो एनर्जी कंटिन्यूअसली एक तरफ को ट्रैवल करती रहती है, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं करती, बस वो थोड़े से रीजन में आगे पीछे होती रहती है। अंडरस्टूड? थर्ड क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर स्टैंडिंग वेव्स में जो दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम लेना नेसेसरी कंडीशन तो नहीं है? हाँ, ये एक अच्छा डाउट है कि स्टैंडिंग वेव में क्या एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं।
आई थिंक एक कोई क्वेश्चन भी था शायद, ये 4th क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि अगर आपको प्योरली स्टैंडिंग वेव्स बनानी है तो उसके लिए आपको एम्पलीट्यूड सेम लेना पड़ता है। अगर आप मतलब क्या होता है कि अगर मैं 1 मिनट के लिए ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं y1 इक्वल टू 2a साइन, मान लो मैं y2 5 ले लूं, ठीक है, जो ऑपोजिट है, तो लेट्स से मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा, तो उसको कंबाइन करने का तरीका भी यही होगा कि मैं y2 को इटसेल्फ 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दूंगा कि 2 साइन प्लस 3 साइन। तो अब हमें पता है कि 2 और 2 कंबाइन करके तो क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग वेव बना देंगे, और बचा क्या, एक 3 अलग से बच जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडिंग और ट्रैवलिंग वेव बन जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपको प्योरली स्टैंडिंग वेव चाहिए तो आपको एम्पलीट्यूड सेम चाहिए। ये बात क्लियर हुई बच्चों? सर ये रिपीट कर दो जो आपने 4th क्वेश्चन में कहा है। मैंने कहा कि मान लो आपने 2 वेव्स को कंबाइन किया, एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 है और एक वेव का एम्पलीट्यूड 5 है, ठीक है, तो इसको कंबाइन करने का तरीका भी यही होगा कि जिसका एम्पलीट्यूड 5 है आप उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 5 में से एक 2 कर दो और बचा जो है एक को वो कर दो। तो 2 और 2 कंबाइन करके क्या करेंगे, उन्होंने एक प्योर स्टैंडिंग वेव बना दी, राइट, और बचा क्या, एक 3 अलग से बच गया, वो अपना एक ट्रैवलिंग वेव बना देगा। तो जब एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है तो आपका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडिंग प्लस ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, अगर आपको प्योर स्टैंडिंग वेव चाहिए तो आपको एम्पलीट्यूड सेम चाहिए। तो मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है। तो कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एम्पलीट्यूड अलग है तो क्या स्टैंडिंग वेव बनेगी, क्या आंसर दोगे? यस, स्टैंडिंग तो बन रही है, लेकिन उस केस में उसके साथ ट्रैवलिंग भी बन रही है। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर अगर स्टैंडिंग वेव के साथ एक ट्रैवलिंग वेव भी बन रही है तो हमारे पास हम्म नोड्स और एंटी नोड्स तो आएंगे नहीं। हाँ, मतलब उस केस में मतलब आते हैं नोड्स एंटी नोड्स, मतलब बट उस केस में नोड ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगी, कुछ मिनिमम कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, ऐसा कुछ होगा। ओके सर। अंडरस्टूड बच्चों? तो अगर हमें उन्होंने कहा है स्टैंडिंग वेव तो हम यही मानेंगे कि भाई सिर्फ स्टैंडिंग की बात ही कर रहे हैं, जैसे जो 4th क्वेश्चन है, तो इसलिए हम उसका जो आंसर है मतलब जैसे फिर ये बी बन जाएगा, राइट। क्लियर हो गया बच्चों? सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो स्टैंडिंग वेव की कंडीशन क्या है कि आपको बस 2 वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। तो अगर मैं एक स्ट्रिंग ले लूं फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, राइट, अब मैं इसमें अगर एक डिस्टरबेंस क्रिएट करूं बच्चों तो क्या होगा, एक वेव तो मेरी डिस्टरबेंस के कारण आई जो राइट को जा रही होगी, अब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो दूसरी वेव उसके कारण आ गई, तो स्टैंडिंग वेव बन गई। करेक्ट?
अगर मैं दूसरा केस ले लूं, क्लैम्प्ड एट वन एंड एट फ्री एट अदर एंड, तो अगर दूसरा एंड फ्री भी है, मतलब अगर सॉफ्ट बाउंड्री है, तो भी वेव तो रिफ्लेक्ट हो ही रही है ना? तो उस केस में भी स्टैंडिंग वेव बनेगी। सी में उन्होंने सीधा ही लिख दिया कि इंसिडेंट वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल, तो यस ये हो गया। और डी, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स विद फेज डिफरेंस ऑफ पाई आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ये गलत हो गया। तो अंडरस्टूड, इसका एबीसी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, इनिशियली जब हमने स्ट्रिंग को प्लग किया, बिल्कुल इनिशियली फॉर सम मोमेंट्स सिर्फ ट्रैवलिंग वेव होगी। एक बार जब वेव रिफ्लेक्ट होके आनी शुरू हो गई, तब स्टैंडिंग बन जाएगी, राइट? आगे बचो। तो अगर आपको ये पूछा जाता है कि क्या स्टैंडिंग वेव एनर्जी कैरी करती है, तो फिर उसको तो आप यस ही कहोगे, क्योंकि कुछ रीजन में तो करती है ना कैरी, कंटिन्यूअसली कैरी नहीं करती, राइट? फोर्टीन्थ क्वेश्चन, इसमें आपको कह दिया कि एक स्टैंडिंग वेव बन रही है। आपको कहा है मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट्स व्हेन द स्ट्रिंग इज फ्लैट इज 0.5 सेकंड्स। तो देखो, जो स्टैंडिंग वेव याद करो कैसे होती थी, कि पहले स्ट्रिंग ऊपर को गया, फिर मान लो ऐसे फ्लैट हुआ, नीचे को आया, फिर ऐसे लोअर एक्सट्रीम पे चला गया, फिर यहां से वापस आया, फिर फ्लैट हुआ, फिर ऊपर जाएगा। तो एक बार फ्लैट होने में होने के बाद दोबारा फ्लैट होने में कितना टाइम निकला? आधा साइकिल हो गया ना? तो ये आपको t/2 दिया है, इससे बस आगे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जैसे 12th क्वेश्चन है, कि एनर्जी इज नॉट कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। तो 12th में तो अब ऑप्शंस के हिसाब से हमने ये मार्क कर दिया, राइट? क्योंकि बाकी में तो पक्का ही कर रहा है। 15th अगर हम देखें, स्टेशनरी वेव्स आर सो कॉल्ड बिकॉज इन देम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल, नहीं, गलत हो गया। बी भी गलत हो गया। देयर अकर्स नो फ्लो ऑफ एनर्जी, इंटरफेरेंस इफेक्ट कांट बी ऑब्जर्व, तो यहाँ पे भी बेस्ट ऑप्शन सी बन गई, राइट? तो यू शुड बी क्लियर, बस जो बात है कि कुछ रीजन में कर रही है, कंटिन्यूअसली कैरी नहीं कर रही, राइट? एक बच्चे 17th क्वेश्चन में देखना ये करेक्शन हुई है। आई थिंक ये वही क्लियरली लिखा हुआ है ना, कि पूरा लिख लो कि ट्रांसपोर्ट एनर्जी अक्रॉस नोड, डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी अक्रॉस नोड, हैव नोड्स एंड एंटी नोड्स एंड बोथ पी एंड सी। ऐसे लिख लोगे तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? आगे बचो। 24th क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको एक इंसिडेंट वेव की इक्वेशन दे दी, आपको कहा है कि एक दूसरी वेव के साथ कंबाइन कर रही है, और आपको कहा है कि कंबाइन करके x इक्वल टू 0 पे नोड बनना चाहिए, राइट? तो व्हाट यू वांट इज कि जो आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन बनी वो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये ऊपर वाली चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन है, और वहां पे कंडीशन क्या है
मतलब जो रिजल्टिंग वेव है उस पर क्या कंडीशन है कि x इक्वल टू 0 पे नोड है। नोड का क्या मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि x इक्वल टू 0 पे y हमेशा 0 होना चाहिए, ऑलवेज 0 होना चाहिए, राइट। ऑलवेज की बहुत इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो हमेशा 0 होना चाहिए। तो तो अब आप क्या करोगे, ऑप्शन से करना पड़ेगा हमें हिट एंड ट्रायल। ये तो पता ही है कि उस वेव की जो इक्वेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाली है, तो बीच में तो ओमेगा टी प्लस के एक्स ही आना चाहिए। तो आंसर तो ए और बी में से ही आना है, राइट। अब बस ये चेक करना है कि ए और बी में से किस में ऐसा हो रहा है कि जब आपने x इक्वल टू 0 डाला तो जो आपका रिजल्टेंट है वो 0 बन रहा है, राइट। तो कौन सी ऑप्शन बनी बच्चों, बी, है ना। अगर मैं ए मानता, उसमें x इक्वल टू 0 मानता मैं, तो मेरा क्या बन जाता, 2a साइन ओमेगा टी बन जाता। तो वो हमेशा 0 नहीं है, वो तो कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे है। जबकि मैं बी ऑप्शन मानता हूं तब तो y 0 ही बन गया अगर मैं x को 0 डालता हूं। अंडरस्टूड बच्चों। ओके, एक्सरसाइज 3 की है बच्चों फिर कि नहीं की। चलो मैं इसका सिर्फ ए पार्ट कर रहा हूँ आज। दो ही क्वेश्चन है। हाँ बच्चों, ए पार्ट हो गए दोनों क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन बच्चों एक बार डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें 4 वेव्स दी हुई हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको ना दो तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एक प्रॉपर तरीका, फिर इसका थोड़ा सा शॉर्टकट हम समझेंगे। सबसे पहले हम बच्चों ए और बी की बात करते हैं। तो क्लियरली ऐसा है ना, ए जो है वो एक प्रॉपर साइन कर्व है और बी जो है वो कॉस कर्व है। तो अगर ए की इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी, तो बी की इक्वेशन कैसी होगी, y इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम दिख ही रहा है हमें फिगर से, cos ओमेगा टी, which we know we can write as a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बच्चों वही वाला लॉजिक कि ओमेगा टी वाली टर्म को पॉजिटिव रखना है जब फेस चेक करना होता है। क्या ये क्लियर हुआ बच्चों।
तो अब आप ए और बी में कैसे बताओगे कि कौन सी वेव आगे है कौन सी वेव पीछे, फेज वाइज? हम ऐसे ही बोलेंगे ना फिर कि देयरफॉर बी इज π/2 अहेड ऑफ ए। मतलब हमारे को ऑप्शंस में ए और बी नहीं कंपेयर करने थे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसे ही बोलेंगे बच्चों। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? ऐसे ही मुझे बताओ, मान लो मुझे सी की इक्वेशन लिखनी होती, ये ग्राफ देखकर बताओ सी की इक्वेशन क्या है? क्या सी की इक्वेशन सीधा ही बी के उल्टा है? है ना? तो सी कैन बी रिटन एज -a cos ओमेगा टी। तो अगेन वही लॉजिक, हाउ शुड आई राइट इट? पहले तो मैं इसको साइन की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि मैं ए से कंपेयर करना चाहता हूं, मान लो। तो कि भाई सारा कुछ साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और मैं ओमेगा टी को प्लस रखना चाहता हूं। तो क्या लिखूं? ओमेगा टी ऑफ प्लस कितना एंगल करूं ताकि माइनस कॉस बन जाए? थ्री π/2। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे अब कि C इज 3π/2 अहेड ऑफ A। तो इसका मतलब B और C में क्या रिलेशन हो गया कि C इज पाई अहेड ऑफ A। अच्छा, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, आपको A के रिस्पेक्ट में ही बताना है ना? तो A के रिस्पेक्ट में बच्चों B क्या हो गया? तो बच्चों अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़े ना, क्या लिखा है? फेजेस एक्सप्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द वेव ए। तो हमें ये जो लिखा है जैसे कि वेव सी इज अहेड बाय अ फेज ऑफ π/2, तो हमें मतलब ए के रिस्पेक्ट में बताना है कि सी आगे है या पीछे। तो ठीक है, हमने तो वैसे ही ए के रिस्पेक्ट में लिखा था। तो बी के लिए क्या कहोगे आप? बी वाली वेव के लिए कि वो π/2 अहेड है ना? तो वैसे तो उससे ही हमें आंसर पता चल गया कि बी ऑप्शन ही बची। बट क्या आप ये समझ रहे हो बच्चों कि ये कहना कि 3π/2 अहेड है या फिर ये कहना कि π/2 बिहाइंड है, वो सेम ही बात है क्योंकि टोटल तो 2π ही होता है। है ना? तो इसलिए वो बी ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ है कि वो π/2 पीछे। क्या ये समझ आया बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर अगर मतलब हम अगर इन्होंने ये बताना होता कि एक वेव की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो वो वाई एक्सिस से उस तरफ से स्टार्ट करते उस वेव को फिर? नहीं, वेलोसिटी के लिए तो मतलब एरो दिखाना पड़ेगा सिर्फ।
पिक्चर से तो आप बता ही नहीं सकते कि वे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सर यहाँ पर मतलब जैसे आपने सारे कहीं पे ओमेगा टी लिया पॉजिटिव, तो ये कैसे आपने किया? मतलब ये तो हम assumption ले रहे हैं कि सारी सेम डायरेक्शन में ही है। मतलब सेम डायरेक्शन में जूम करना पड़ेगा। हाँ हाँ। ओके सर। ओके, सुहानी क्लियर हो गया? ओके, तो ये तो एक तरीका है बच्चों कि प्रॉपर मैथ्स लगा के कर लो, ठीक है ना, इक्वेशंस ही बना दी हैं हमने। जो बच्चों इसका दूसरा तरीका होता है ना, वो समझो कि हम फिगर से ही सीधा कैसे बता देते हैं वो, मतलब दैट इज अ शॉर्टकट वे। ठीक है, यहाँ पे मैं बच्चों आपका एक सिंपल ग्राफ्स का कंसेप्ट यूज करता हूँ। मान लो मैं ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल टू के एक्स, तो लेट्स से ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल टू लेट्स से के एक्स माइनस समथिंग, लेट्स से के एक्स माइनस है। ये ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, ब्लू वाला? ख्वाहिश थप्पड़ पड़ेगा। ये ग्राफ ऐसे बनेगा ना, तो यही पता है, ये बच्चों माइंड में ना एक वो बिठानी है। क्या होता है ना, हमारे माइंड में नोशन ऐसी बैठी होती है कि माइनस का मतलब लेफ्ट है ना, तो एकदम माइंड में आ जाता है कि इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। बट एज वी कैन सी क्लियरली कि जब यहाँ माइनस आता है हमारे एक्सप्रेशन में, तो जो ग्राफ है वो एक्चुअली राइट को शिफ्ट कर रहा है, इजंट इट? तो एग्जैक्टली वही चीज बच्चों हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है फिगर से। आप ए वाला ग्राफ देखो, ठीक है, कंपेयर टू ए वाला ग्राफ, जो बी वाला ग्राफ है वो लेफ्ट को शिफ्टेड है, राइट? तो हम क्या कहेंगे कि बी का फेज कैसे बना होगा? देखो यहाँ पे देखो, जब राइट को शिफ्ट किया था तो हमने कुछ माइनस किया था, राइट? तो उल्टा बोलते हैं कि अगर लेफ्ट को शिफ्ट किया होगा तो हमने क्या होगा किया होगा, कुछ प्लस किया होगा, राइट? तो बी कैसे बना होगा? अगर हमने ए के अंदर कुछ ऐड किया होगा, तो क्या मतलब हुआ कि बी का फेज आगे हुआ या पीछे हुआ? तो बी का फेज आगे हुआ, राइट? सिमिलरली सी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में आगे है, मतलब ग्राफ में राइट को शिफ्टेड है, तो फेज वाइज हम क्या कहेंगे कि वो पीछे। आई बात समझ बच्चों? तो ये बच्चों आपने ऐसे याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां हमें ग्राफ देखकर फेजेस पे कमेंट करना होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो सबको फिगर देख के समझ आ गया कि कैसे कमेंट करना है? राइट को शिफ्ट हुआ है तो मतलब फेज कम हुआ है, लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है तो मतलब फेज बढ़ा है, ठीक है? तो मेक अ नोट।
पार्ट बी क्वेश्चन 1 मैं अभी करवा तो नहीं रहा, हिंट दे रहा हूँ, वो यूज करो। वेव वेलोसिटी इज पार्टिकल वेलोसिटी इनटू स्लोप, वो जो भी वो फॉर्मूला था। आंसर जो है ठीक है बिल्कुल। बी के फोर्थ में करेक्शन नहीं, कोई करेक्शन नहीं है, ये यहाँ पे है 9th में। ये फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हो वंशिका? एक ये बच्चों 12th में प्लस एक्स डायरेक्शन लिखा होगा। नहीं, बी के फर्स्ट में हमें साइन तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है रेशियो ऑफ वेव स्पीड टू पार्टिकल स्पीड, मैग्नीट्यूड्स ही लेने चाहिए। जिन्होंने किया है बच्चों बताना क्या जो आंसर है वो साइन लेके आ रहे हैं। चलो कर ही लेता हूँ फिर मैं। देखो क्या फॉर्मूला था बच्चों अपना? पार्टिकल वेलोसिटी इज माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। यही था। तो अब आपको क्या कहा है? रेशियो ऑफ वेव स्पीड टू पार्टिकल स्पीड, तो वी डब्ल्यू बाई वीपी बन गया एक तरह। तो ये बन गया 1 बाय स्लोप। तो आपको आर ए अपॉन आर मतलब आर ए और आर बी पे 1 बाय स्लोप को कंपेयर करना है। तो अब अगर हम स्लोप्स बनाएं तो ए पे स्लोप कम है, तो ए पे 1 बाय स्लोप जो है वो बड़ा बन गया। तो आर ए ग्रेटर देन आर बी बनना चाहिए इसका आंसर। यही है, कुछ और है? तो ये बिना मैग्नीट्यूड बिना साइन के ही आ रहा है, साइन का कोई रोल नहीं। ए पे स्लोप कम है। या ज्यादा है? एक्सक्यूज मी सर। ए पे कम लग रही है स्लोप। हाँ जी। सर यहाँ पर हमें पता होना चाहिए ना कि साइन कर्व है कि मतलब क्या शेप है ये, क्योंकि ऐसे तो कमेंट नहीं कर सकते हम। मतलब हाँ, ऐसे तो हमें तो मतलब फिगर देख के ही कमेंट करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्योंकि कि अगर क्या ये स्लोप साइन है। कर्व है फिर तो एक ही स्लोप ज़्यादा आ जाएगी। हाँ बिल्कुल। उससे तो आ गया आंसर, बट वैसे नहीं हम कर सकते। मतलब ये तो हमें कहीं लिखा नहीं कि साइन कर्व है, तो हमें वैसे तो सर इन्होंने जो ये कर्वेचर बनाया है ए पॉइंट पे, इसका हमें कुछ नहीं पता ना कि ये क्या स्लोप बना रहा है इसकी। हाँ मतलब इसलिए हम तो फिर फिगर पे ही रिलाई कर सकते हैं ना कि फिगर को देख के क्या लग रहा है स्लोप, सर वो तो फिर टेंजेंट्स काफ़ी ड्रॉ करके। एम्बिगुअस है। नहीं बट ये तो हमें बहुत जगह होता है कि जहाँ हम स्लोप कंपेयर करते हैं फिगर से। बट सर यहाँ पर थोड़ा मतलब इस केस में हो सकता है कि हाँ बहुत क्लोज कॉल हो गई, यस सर। बट वैसे आ सकता है। आंसर किस हिसाब से आ रहा है? साइन कर्व मान के आ रहा है कि ए की स्लोप ए ज़्यादा की है।
कि ए की स्लोप ज्यादा है, विच मीन्स कि आर ए लेस देन आर बी आंसर है, बी आंसर है। सॉरी सर, उल्टा बोल गया कि बी की स्लोप ज़्यादा है, आंसर हाँ ए तो दिया हुआ है। हाँ वो तो फिर वही मतलब फिगर से किया हुआ है ना उन्होंने, मतलब साइन कब नहीं माना हुआ उन्होंने। तो ठीक है, तो देयर इज नो लॉजिक बच्चों कि साइन कब मानो आप, हमें फिगर से ही देखना है। वो ठीक है कि फिगर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। सर हम्म अगर हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से देखें, जैसे वेव स्पीड ओमेगा बाय के, और जो हमारी पार्टिकल है उसकी ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नहीं वो भी तो फॉर्मूला उसी के लिए है ना, साइन का के लिए। ओके सर। सर हम्म सर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सोचा था कि हर पार्टिकल जो है वो वाई डायरेक्शन में एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो हम्म जितना पार्टिकल नियर होगा मेन पोजीशन के, तो उनकी उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है। सर तो मैंने ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा कर दी। अगेन वो तभी हुआ ना अगर आप उसको वो साइन कर्व मान रहे हो, एसएचएम तो साइन कर्व के करस्पॉन्डिंग ही बनता है ना। ओके सर। ये तो कहीं नहीं लिखा ना क्वेश्चन में कि पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं या ये साइनसोइडल वेव है, सर राइट। आपने कैसे किया, फिर एक बार दोबारा बताना। मैंने तो बस वो फॉर्मूला यूज किया है, पार्टिकल वेलोसिटी इज वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। सर वो भी तो हमने उसी के लिए डिराइव किया नहीं था नहीं, वो साइन एक्चुअली क्या है के कि वो फॉर्मूला क्या है कि हमने डिराइव उसके लिए किया था, बट वो वैलिड हर जगह है वो वाला फॉर्मूला। ओके सर। सर वैसे इस क्वेश्चन में ए की स्लोप ज्यादा है बी की, इस फिगर में? मतलब मेरे को तो ड्रॉ करके बी की ज्यादा लग रही है। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड, बढ़े आगे। सर फिर इसमें जैसे ग्राफ हमारा जैसे आगे जा रहा है तो स्लोप कम नहीं होती जा रही, मतलब जो मिड पॉइंट है ग्राफ का टॉप पॉइंट वहां तक जब हम जा रहे हैं तब तो स्लोप इंक्रीज ही हो रही है ना, सॉरी डिक्रीज हो रही है ना, तो एक ही ज्यादा नहीं हो जाएगी बी से? नहीं अगेन अब हम कमेंट नहीं कर सकते ना, मतलब अब ये तो कोई जरूरी नहीं कि मतलब कि स्लोप कंटिन्यूअसली कम हो रही हो सकता है कुछ देर तक बढ़ी हो फिर कम हो रही हो, वो तो सब कर्व की शेप पे डिपेंड करेगा। मतलब हमने किस पे ज्यादा लिया है? मतलब मेरे को तो मैंने तो टेंजेंट ड्रॉ करके देखा, मुझे तो ऐसा लगा कि बी पे ज्यादा है। ओके सर। ठीक है, बट इट्स फाइन, मतलब कंसेप्ट आप समझ गए हो, मतलब अगर क्वेश्चन कहीं आएगा तो उसमें क्लियर होगा बिल्कुल कि कहाँ पे स्लोप कैसे है, राइट। बस वही समझना जरूरी है कि आप साइनोसॉइडल वेव वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कोई भी, आपको जो बेसिक फॉर्मूला है पार्टिकल वेलोसिटी इज वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप, उससे करना है। साइन नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने क्लियरली स्पीड्स की बात की है, रेशियो ऑफ वेव स्पीड टू पार्टिकल स्पीड, तो देयर इज नो रोल ऑफ साइंस। ठीक है, अगर वेलोसिटी होता फिर हम साइन लेते। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर कल के नोट्स में डाउट है एक। हम्म सर जो आपने दो जो स्टेशनरी वेव में दो वेव्स जब ऐड की थी आपने साइन वेव्स, तो सर अगर हम्म वहाँ पर हम साइन वेव्स की जगह कॉस वेव्स ले लें, मतलब कॉस वाला फंक्शन ले लें दोनों का, तो जो एंटी हम्म। नोड है स्टैंडिंग वेव की वो आ जाएगी ओरिजिन पे, क्योंकि हाँ ऐसे। वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि साइन, इसीलिए जनरल फॉर्म लिखवाई थी मैंने आपको कि के एक्स प्लस फाइव डैश कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डबल डैश। तो इस बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि
ऐसा नहीं है कि कोई एक साइन एक कॉस आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। वो तो सारा फाई डैश और फाई डबल डैश की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ना, कि दोनों साइन भी आ सर सकते हैं। यहाँ पर जो एस एच एम हमारा बन रहा है 2a वाला, तो यहाँ पर अगर साइन की जगह कॉस वाला आ जाए एस एच एम, तो जो हमारी हम्म। एंटी नोड है वो आ जाएगी ओरिजिन पे। अब वो आज हम पढ़ेंगे, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे मतलब डिसाइड होता है। बट अभी के लिए ये समझो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? मतलब अपने आप फेज उस तरह से एडजस्ट हो जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। ओके सर। एंड मतलब बच्चों ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कोई जरूरी साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। के एक्स के साथ भी साइन कॉस का कोई भी फंक्शन हो सकता है, ओमेगा टी के साथ भी कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसीलिए मैंने जनरल फॉर्म लिखवा दी थी आपको, फाई डैश फाई डबल डैश वाली, राइट? क्लियर बच्चों? एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर एक बार पहला पॉइंट दिखाना। क्या पहला? फर्स्ट पॉइंट। यस सर। सर यहाँ पर आपने ऑल पार्टिकल्स लिखा है, बट ये तो नोड से लेकर एंटी नोड तक नहीं होगा। नहीं, ऐसे जब तो सारे ही पार्टिकल कर रहे हैं, नहीं बाकी भी सर, तो कर ही रहे हैं। डिफरेंट एम्पलीट्यूड। हाँ मतलब तो हमने जनरल लिखा है कि भाई सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। अब सबके अलग में भी कोई दो का तो सेम हो ही सकता है, बिल्कुल। ओके सर। हाँ वंशिका। सर जो हमारी इक्वेशन है साइनसोइडल वाली, उसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा या ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो तो हम सिर्फ डायग्राम से बता सकते हैं ना, अगर बिल्कुल। हमें किसी टी टाइम पे दिया हो। हम्म। ओके सर। ओके, तो बच्चों आज हम कुछ एप्लीकेशंस करेंगे ऑफ दी स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है? मतलब और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि स्टैंडिंग वेव ब्रॉडली बनती कैसे है और उसके एसोसिएटेड क्या फिजिक्स है, ये हम समझ गए, ठीक है? अब उसको हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें बच्चों जो हम पहला केस करेंगे दैट इज स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। तो ये बिल्कुल वही वाला केस हो गया जो आज हमने एक एग्जांपल में भी लिखा था, कि मान लो हमने एक स्ट्रिंग ले लिया लेंथ L का, जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, ठीक है? तो लेट्स से कि मैंने अपना ओरिजिन लेफ्ट पे ले लिया, तो मैंने x कोऑर्डिनेट टुवर्ड्स द राइट शुरू कर दिया। बच्चों क्या इस केस में मुझे पता है कि जो वेव वेलोसिटी होएगी वो तो रूट टी बाय म्यू होएगी, राइट? और हमें ये भी पता है कि जैसे हमने आज समझा कि इस केस में वेव्स रिफ्लेक्ट होके आएंगी, तो इस केस में डेफिनेटली एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? है ना? तो हमने अब सारा कुछ स्क्रैच से करने की जगह हमने सीधा कहा कि भाई अगर स्टैंडिंग वेव बन रही है तो डेफिनेटली वो इस टाइप की होएगी, साइन के एक्स प्लस फाइव डैश इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डबल डैश, राइट? बस हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि वो साइनोसॉइडल वेव है, वो तो चलो हम मान ही रहे हैं ना कि हम पढ़ते ही सारी जगह साइनोसॉइडल वेव ही। तो बच्चों क्या ये बात समझ आती है कि इट हैज टू बी अ वेव ऑफ दिस फॉर्म ओनली? एंड जहां पे ओमेगा बाय के क्या होगा, वही v होगा रूट टी बाय म्यू, करेक्ट? तो अभी हमारे लिए सब कुछ अननोन है, हमारे लिए के भी अननोन है, हमारे लिए ओमेगा भी अननोन है। तो उसका एक रिलेशन हमारे पास आ गया कि भाई ओमेगा बाय के हैज टू बी गवर्न्ड बाय दिस v, जो कि रूट टी बाय म्यू है। क्लियर बच्चों? फाई डैश फाई डबल डैश भी अननोन्स ही हैं, तो ये तो हमने एक जनरल इक्वेशन अज्यूम कर ली। और जो ये फर्स्ट टर्म है, हमें पता है कि
ये एक तरीके से क्या डिनोट करती है? एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड बच्चों? जो भी स्टैंडिंग वेव के अलग अलग पार्टिकल्स का बनेगा, राइट? जो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड। क्लियर सो फार? तो बच्चों ये ना एक हमारा स्टैंडर्ड मेथड है कि अगर हमें किसी भी जनरल केस में निकालना हो तो हम इक्वेशन बस अज्यूम कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें जो कुछ पता है हम उसके हिसाब से जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें एक बात तो ये पता है कि ओमेगा बाय के विल बी इक्वल टू रूट टी बाय म्यू। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, क्या इस सिचुएशन को देखकर मुझे जो ये जो स्ट्रिंग की बाउंड्रीज हैं जहां पे दीवार लगी हुई है, क्या उससे मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आ रही है? स्ट्रिंग के दोनों एंड्स दीवार के साथ कनेक्टेड हैं, इससे क्या पता चल रहा है हमें? नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन हो रही है तो वो तो पता है कि मतलब स्टैंडिंग वेव बन गई। बट क्या हमें ये पक्का पता है कि जो एंड दीवार के साथ ही कनेक्टेड है स्ट्रिंग का, वो तो मूव कर ही नहीं सकता? वो तो पक्का फिक्स पॉइंट ही होना पड़ेगा ना, है ना? तो वो कैसा पॉइंट हुआ? नोड, राइट? तो ये सिचुएशन देखकर हमें पता चल गया, कोई हमने इक्वेशन भी नहीं बनाई, बट हमें ये तो पता है कि यहाँ पे जो भी इक्वेशन हो उस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 को तो नोड होना ही पड़ेगा। मानते हो बच्चों? एंड बाय सेम लॉजिक हम ये भी कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू l वाला पॉइंट है उसको भी नोड होना पड़ेगा, है ना? तो अब हम इसमें आगे प्रोसीड करते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। तो इसको हम कहते हैं बच्चों एज बाउंड्री कंडीशंस, कि जो हमारे को गिवन सिचुएशन थी उसकी बाउंड्रीज से हमारे पास कुछ कंडीशंस आ रही हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि x इक्वल टू 0 इज अ नोड। तो ये बच्चों हर सिचुएशन के लिए अलग होंगी कंडीशंस, राइट? डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसी सिचुएशन है। यहां तक बच्चों सबको समझ आ गया? ओके अब अगर हम x इक्वल टू 0 को नोड पुट करते हैं, उससे हमारे पास क्या निकल के आ जाता है बच्चों? बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है कि बस जो आपका स्ट्रिंग था, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, मतलब जो दीवारें हैं, इस केस में जो दीवारें हैं, क्या उससे आपके पास कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आ रही है कि नहीं? तो वो कंडीशन हमारे पास आ रही है डेफिनेटली कि भाई अगर स्ट्रिंग बाउंड्री दीवार से कनेक्टेड है तो मतलब वो पॉइंट मूव नहीं कर सकता। वो पॉइंट मूव नहीं कर सकता तो क्या मतलब हुआ उसका? कि वो एक नोड हुआ, राइट? तो अगर x इक्वल टू 0 बच्चों नोड है तो मतलब उसका एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, है ना? x इक्वल टू 0 पे तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो क्या बन गया? a sin phi डैश, तो वो 0 हो गया। तो इससे पता चल गया कि जो phi डैश है वो 0 आ गया। तो बच्चों कहने को आप ये भी कह सकते थे कि फिर पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, ऑब्वियसली, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मतलब सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू लेके काम चल जाता है कि phi डैश 0 है। क्या ये बात समझ आई बच्चों कि इस पर्टिकुलर केस में तो phi डैश 0 ही होगा? ओके
अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, x इक्वल टू एल वाली, कि x इक्वल टू एल को भी नोड होना पड़ेगा। तो बच्चों हमारे को अलग अलग सिचुएशंस में ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। तो वो बड़ी आसान होती हैं, वो सीधी सी बात है, अगर तो फिक्स्ड एंड है तो वो नोड हो गया, अगर वो मूविंग एंड है तो वो एंटी नोड बन जाता। ठीक है, तो उसमें कुछ तो नथिंग ग्रेट। तो x इक्वल टू एल को अगर नोड बनाना है बच्चों, तो अब उसी इक्वेशन में मैं x को l डाल देता हूं, तो बन गया a साइन के एल इज इक्वल टू 0। अब ये कब पॉसिबल होगा, अगर मेरा के एल जो है वो इक्वल टू एन पाई होगा, वेर एन इज इक्वल टू सम 1 2 3। क्या इस केस में बच्चों के एल इक्वल टू 0 हो सकता था? नहीं हो सकता था, है ना। के भी नॉन जीरो है, एल भी नॉन जीरो है, तो उसका प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने एन को 1 से स्टार्ट किया बच्चों। समझ आया बच्चों यहां तक? अब के था क्या बच्चों, 2 पाई बाय लैम्डा, तो हमारे पास बन गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एल इज इक्वल टू एन पाई, राइट। और जिसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मेरे पास आ गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाय एन। मतलब लैम्डा क्या बन गया, 2l, 2l बाय 2, 2l बाय 3 एंड सो ऑन। क्या बच्चों यहां तक समझ आया सबको? सभी यस नो करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो देखो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हमें कुछ भी नहीं पता था, राइट। हमने कोई मैथ्स मतलब हमें कुछ भी नहीं पता इसका मटेरियल क्या है, मास क्या है या व्हाटएवर, बट सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री कंडीशन से हमें ये पता चल गया कि भाई इस पर्टिकुलर केस में जो वेव्स बनेंगी वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वेव्स ही बन सकती हैं जिनकी ये गिवन वेवलेंथ, इसके अलावा यहाँ पे बच्चों और कोई वेव बन ही नहीं सकती, राइट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि फिक्स हो गया कि यहाँ पे कौन कौन सी वेवलेंथ पॉसिबल है, इसके अलावा बाकी वेवलेंथ पॉसिबल ही नहीं। ये बात समझ आई बच्चों? एन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, एन तो एक इंटीजर है बस, तो एन के हिसाब से मतलब अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर यहाँ पर हम जो के से लैम्डा निकाल रहे हैं, ये हम हम्म रिफ्लेक्शन से पहले वाली वेव का लैम्डा हाँ, निकाल रहे इंसिडेंट वेव का, हाँ। जब भी हम मतलब लैम्डा की बात करते हैं या फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं वो इंसिडेंट वेव की होती हैं? ओके सर। है। ऐसी वेव स्पीड भी जो होती है वो इंसिडेंट वेव की थी, जो रूट टी बाय म्यू लिखी थी, है ना। बच्चों समझ आया सबको कि कैसे सिर्फ बाउंड्री कंडीशन के बेसिस पे ही हमारे को वेवलेंथ पता चल गई क्या है? शुभम वो भी क्लियर हो जाएगा।
तो अब बच्चों अगर हाँ, कि इनमें से कौन सी वेवलेंथ है बच्चों, वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमने कैसे डिस्टर्ब किया, वो अभी जस्ट आगे समझ आ जाएगा आपको। तो अब बच्चों अगर वेवलेंथ फिक्स हो गई, अगर लैम्डा फिक्स हो गया, तो ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम देखें तो क्या इसका मतलब ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गई? राइट? तो ऑफ कोर्स आई कैन राइट द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उससे मुझे पता चल गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो v बाय लैम्डा होती है, कि भाई इस पर्टिकुलर केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स हो गई। तो यहाँ पे कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है? v बाय 2l, 2v बाय 2l, 3v बाय 2l एंड सो ऑन। इसके अलावा और कोई फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल नहीं। क्या ये समझ आया बच्चों? अब बच्चों यहाँ पे हम कुछ ना नोमेनक्लेचर करते हैं जो कि जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। ठीक है, तो हम कुछ टर्म्स को नाम देंगे, मतलब जिसको कि यूज किया जाता है इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहले बच्चों हम जो नाम देते हैं वो है एन को। तो ये जो एन इंटीजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं एज मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में अगर मोड ऑफ वाइब्रेशन पूछा जाता है या दिया जाता है लिखा हुआ ऐसे ही मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो दैट मीन्स वो एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट आता है, अगर हम यहां से देखें जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला एक्सप्रेशन है, बच्चों बताओ स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी पॉसिबल है? तो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी अगर हम एन को 1 डाल देंगे, राइट, जो कि v बाय 2l होगी। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बच्चों जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो v बाय 2l हो गई। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही ये होती है कि स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज अ जनरल डेफिनेशन। वो जनरल डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। इस पर्टिकुलर केस में वो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी v बाय 2l थी, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि भाई इस केस की एक स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज v बाय 2l। अंडरस्टूड बच्चों? तो बच्चों जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो किसी पर्टिकुलर केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो लेट से ऐसे आ गई। कैसे आई वी आर नॉट बॉदर्ड, मान लो ऐसी आ गई कि f इज इक्वल टू v ओवर l इंटू 2 + n। ठीक है, तो इस केस में ध्यान से देख के मुझे बताओ कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हुई?
n can be any natural number, yes. यस तो इस केस में तो आप देखो कि जितना हम n बड़ा कर रहे हैं उतना फ्रीक्वेंसी छोटी होती जा रही, करेक्ट? तो कोई कंडीशन नहीं है कि भाई n कितना बड़ा हो, तो n को आप जितना मर्जी बड़ा कर दो तो उससे क्या पता चल जाएगा कि इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल वो जीरो ही हो जाएगी। कि अगर मैं n को अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ले लूंगा तो ऑब्वियसली f जो है वो जीरो बन गया। क्लियर बच्चों? तो इस केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो जीरो ही बन जाएगी। तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली उसका कोई सेंस नहीं बना, तो ये प्रैक्टिकल केस था भी नहीं, ये तो ना ऐसे इमेजिनरी केस था। मतलब ये सिर्फ ये समझाने के लिए था कि आपने ऐसे नहीं याद रखना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब है n इक्वल टू 1। आपने ऐसे ही याद रखना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब तो ये है कि n की स्मॉलेस्ट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है बच्चों? तो कमिंग बैक कुछ और टर्म्स को डिफाइन करते हैं बच्चों। तो हमने देखा कि जैसे n इक्वल टू जब हमने 1 डाला तो जो फ्रीक्वेंसी आई वो आ गई v/12, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बन गई। ठीक है, ऐसे ही बच्चों मान लो मैं n को 2 डालता हूं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो 2v/12 आ जाएगी, राइट? तो बच्चों इस केस में आप ये देख सकते हो कि जो f2 बना वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करके बना, राइट? तो किसी भी केस में तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होती उसको हम कहते हैं एज हार्मोनिक। ठीक है, एक टर्म थी मोड। मोड का मतलब तो यह है कि सीधा सीधा n। हार्मोनिक का क्या मतलब है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है। इस केस में ऑब्वियसली देख के ऐसा लग रहा है कि मोड और हार्मोनिक सेम ही बात है, बट हम आगे देखेंगे कि वो डिफरेंट भी हो सकता है। हमने ऐसे ही समझना है कि भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई हुई उस नंबर को हम कहते हैं एज हार्मोनिक। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके, अब बच्चों ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, क्या ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली उसके जस्ट अगली वाली फ्रीक्वेंसी है ना? v/12 के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बननी है वो यही बननी है 2v/12। उसके बीच में तो और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आई। ठीक है, तो इसको बच्चों हम एक और नाम भी देते हैं, दिस इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चों, समझो ध्यान से। ओवरटोन का ओवर मतलब अगला, टोन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब पहली फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आई।
समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा, ऐसे ही मान लो मैंने n को 3 डाला, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 3v/12। तो मतलब वो कौन सा हार्मोनिक हुआ? थर्ड हार्मोनिक हुआ। एंड वो कौन सा ओवरटोन हुआ? उसको हम बोलेंगे एज सेकंड ओवरटोन, राइट? यहां तक बच्चों सब हो गया? तो मतलब क्या क्या वर्ड्स आए देखो नए? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मोड, हार्मोनिक, ओवरटोन। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट। मोड का क्या मतलब है? एन की वैल्यू। हार्मोनिक का क्या मतलब है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल। ओवरटोन का क्या मतलब है? कि वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितनी बाद वाली फ्रीक्वेंसी। क्या ये सबको समझ आ गया बच्चों? ओके। बच्चों एक बार इसको, सिचुएशन को थोड़ा सा देख भी लेते हैं। हार्मोनिक का क्या मतलब था? कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, जो कि इस केस में देखकर ऐसा लग रहा है कि वो n ही है, बट वो बच्चों n से अलग भी हो सकता है, जैसे कि हम आगे देखेंगे।
ओके, तो बच्चों जैसे ये वाला जैसे बच्चों देखो, ये जो पहला केस है, ये जो बिल्कुल नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो केस है बच्चों, ये हो गया n=1 वाला, ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये n=1 वाला केस है? क्योंकि इस केस में अगर आप देखो, क्या बच्चों मुझे बताओ कि एक तो लेफ्ट हैंड वाला एक्सट्रीम एंड जो है वो नोड हो गया, राइट हैंड वाला नोड हो गया, है ना? और कोई नोड आ रहा है बीच में? तो इस केस में दोनों नोड्स के बीच में कितना गैप है बच्चों? L/2, सॉरी L, और वो L किसके इक्वल होता है? λ/2 के, है ना? तो ये कौन सा केस हो गया? λ=2L वाला। तो λ=2L का मतलब क्या हुआ कि हम n को 1 पुट कर रहे हैं। ऐसा समझ बच्चों? तो ये पहला केस हुआ n=1 वाला। जो इससे अगला केस है बच्चों, एक मिनट यार, कोई और फिगर लो इसमें इतना क्लियर नहीं। तो मुझे ये वाला देख लो फिगर, इससे क्लियर हो जाएगा कि जो पहला केस है वो केस है n=1 वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग ऊपर गई और पूरी की पूरी स्ट्रिंग नीचे आई, ठीक है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? अगर आप बिल्कुल स्ट्रिंग के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, राइट बच्चों? दूसरा जो केस है बच्चों, वो है n=2 वाला। तो n=2 में जो वेवलेंथ है वो L के इक्वल हो गई। तो आप देख सकते हो कि दोनों दीवारों के बीच में पूरी बन गई बच्चों, देखो वेव। और ऐसे ही आगे वाले भी आप देख सकते हो। एक बार बच्चों ये भी देखते हैं कि जो पहला केस है उसमें बताओ कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स हैं?
2 नोड्स, एक एंटी नोड्स, राइट? दूसरा 0 एंटी नोड नहीं, एक एंटी नोड है बीच वाला। दूसरा केस वहां पे आप देख सकते हो 3 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स हैं, है ना? तो जो इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो जैसे कि ये फिगर बना लो कि फंडामेंटल वाले केस में क्या हुआ कि आपका स्ट्रिंग पूरे का पूरा ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा था। n इक्वल टू 1 वाला ऐसे हो गया। तो शुभम, आपका डाउट क्लियर हो गया कि फर्स्ट केस में जरूरी नहीं था कि पूरी वेव बने, क्लियरली आधी वेव ही बन पा रही है, तो ठीक है, Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं। एंड आप में से किसी ने ये पूछा था कि कब कौन सा मोड होगा, तो कब कौन सा मोड होगा ये डिपेंड करता है कि आपने डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट की। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर यहाँ पर हमने कोई ऐसी assumption तो ली नहीं कि जो रियल लाइफ में होती और हमने यहाँ पर assume कर लिया, तो ये रियल लाइफ में ऐसा ही होता है सब कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल। ये जो केस है ये बेसिकली आप सोच सकते होगे कि ऐसा स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। मतलब सर फिर वो रुक क्यों जाती है ऑसिलेशन कुछ टाइम बाद? वो तो वो होता है ना, मतलब हम आइडियल केस मान रहे हैं, वो डैम्पिंग होती है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह, तो उस कारण से रुक जाती है। मतलब इनिशियली यही होता है हाँ एग्जैक्टली? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो बच्चों ये वाला जो केस है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है? गिटार, है ना? एंड और भी बहुत सारे हैं जो स्ट्रिंग बेस्ड होते हैं, सितार, वायलिन एटसेट्रा, उन सब में यही होता है बच्चों। मैं और डिटेल में भी आगे बताऊंगा आपको, बट अंडरलाइन कंसेप्ट यही है। ठीक है, ये फिगर बना लिया बच्चों? तो अब बच्चों अगर हम इस कंसेप्ट को जनरलाइज कर दें, क्योंकि ऐसे तो सारा कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है, क्या मैं जनरलाइज करके इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो कि भाई स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स में जो nth मोड है वही nth हार्मोनिक है, और दैट इज इक्वल टू n माइनस 1th ओवरटोन। और उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? n इंटू वी बाई 12, वेयर v बाई 12 इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और nth मोड में एज वी कैन सी फ्रॉम अबव n प्लस 1 नोड्स आएंगे और n एंटी नोड्स आएंगे। राइट बच्चों? तो हम ये सीधा ये रेड बॉक्स याद रख सकते हैं, इससे हमारा काम चल जाता है। हमारे को क्वेश्चन में किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, मोड, हार्मोनिक, ओवरटोन, फिगर, या ये बता दिया कि कितने नोड्स हैं, तो हमें उसके हिसाब क्लियर टू ऑल बच्चों? बच्चों आपने होमवर्क में क्या करना है, अब आप ऐसा केस मान लोगे
कि एक स्ट्रिंग है जो एक एंड से तो फिक्स्ड है, अब वो दूसरे एंड से फिक्स नहीं है, दूसरे एंड से ऐसे एक रॉड के ऊपर है, मतलब दूसरा एंड जो है वो फ्री टू मूव है। तो इस केस में आपकी बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएंगी बच्चों? बताओ फटाफट। x इक्वल टू 0 नोड है ना, और x इक्वल टू l, तो x इक्वल टू l बन गया बच्चों एंटी नोड, राइट। तो आपने क्या करना है बच्चों, अब ये बाउंड्री कंडीशन लेकर जितना मैंने आपको पढ़ाया है एग्जैक्टली इसी फॉर्म में बाउंड्री कंडीशन चेंज करके जो कुछ चेंज होता जाए आपने सारा कुछ ऐसे ही लिखना है, और उसके बाद इस रेड बॉक्स तक पहुंचना है, ठीक है। पूरी की पूरी डेरिवेशन आपने करनी है फॉर दिस केस। सबको समझ आ गया ये? x इक्वल टू एल एंटी नोड होता है, ठीक है। ये मान लो आप कि जो फ्री एंड होता है वो एंटी नोड बन जाता है, इसको प्रूव नहीं कर पाते हम, बट ऐसा हो जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि ये मान के डिराइव करो, ठीक है। तो अब कल नहीं है मेरी क्लास, ये ना बच्चों मैं ऐप पे असाइनमेंट बना रहा हूं, आप सबने मतलब ये जो ऊपर वाला काम है ये सारी डेरिवेशन ऐप पे अपलोड करनी है बिफोर द नेक्स्ट क्लास, अंडरस्टूड? और इसके अलावा जो आपने होमवर्क करना है बच्चों, वो आपने 0-1 का एफ पार्ट करना है, ठीक है। नहीं, जो होमवर्क में आपने ये पिछला नहीं लिखना, मतलब ये नई सिचुएशन के हिसाब से जो डेरिवेशन बनेगी वो लिखनी है, और मतलब सारा कुछ लिखना है, जो जो मैंने ऊपर लिखवाया है वो सारा कुछ आपने खुद लिखना है, ठीक है, खुद बनाना है। बिल्कुल हर स्टेप, मतलब आप एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने देखना है कि ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन बनानी है और उसमें जो भी चेंज होता है वो लिख के बस करते जाना है, ठीक है। तो आपने बच्चों एक तो ये असाइनमेंट हो गई हमारी, और एक 0-1 का एफ पार्ट हो गया, अंडरस्टूड? टुमारो हॉलीडे? नहीं, मतलब मुझे ये पता है मेरी क्लास नहीं है, ऐसे हॉलीडे तो नहीं है कोई, अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट्स की क्लास है तो होएंगी वो तो। हाँ तो वो है क्लास, ठीक है। कल एक ही क्लास है, इज इट? मतलब ऐसा था कि कल आपकी पहले 2 डली हुई थी और एक कैंसिल हो गई, राइट? ओके, ठीक है, फिर तो और काम दे देता हूँ मैं। ठीक है जी, मुझे नहीं पता, बाकी लोग कह रहे हैं कि शायद कल मैथ्स की क्लास कैंसिल हुई है, प्लीज वेरीफाई, आई हैव नो इन्फो। सर होगी कैंसिल, आज और कल की दोनों हुई हैं। अच्छा दोनों ही हैं क्या? सर भी बीमार हो गए क्या? पता नहीं सर, वहाँ पर लिखा है अर्जेंट वर्क। अच्छा,
ओके तो नहीं, फ्राइडे मैं ये बच्चों पढ़ाऊंगा, जो वो डिस्कशन है वो फिर सैटरडे को कर लेंगे, ठीक है? मैं अलग से रख लूंगा क्लास। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।